हेलो स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक यूनिट फर्स्ट में हमने जनरल प्रोग्रामिंग टर्म्स जितने होते हैं उनके बारे में जाना। फ्लो चार्ट क्या है, डिबगिंग क्या है, कंपाइलिंग क्या है, इन सारे विषयों में हमने अध्ययन किया। प्रोग्रामिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनकी तकनीक कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है, जिसका यूज़ करके हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो यूनिट 2 के अंदर आपको इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन, सी प्रोग्रामिंग क्या है, उसका फर्स्ट प्रोग्राम, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, इनपुट आउटपुट, इन सारे विषयों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी के परिचय। सी को पढ़ने से पहले सी के बारे में जानना ज़रूरी है। सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। जैसा आपने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग की विभिन्न तकनीक में एक था उसमें से स्ट्रक्चर्ड। सी कैसा है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी भाषा की जो नींव थी, मतलब कि इसको सबसे पहले जो डेवलप किया गया उसके बारे में। सी भाषा की नींव कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक, कैम्ब्रिज जो कि यूएस में है, यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में की, जिसे बी नाम से जाना गया शॉर्ट फॉर्म में। अब BCPL थोड़ा बड़ा है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो शॉर्ट में हमने क्या कर दिया, बी। यानी कि जो सी बना था वो सी बना किससे है? बी से बना है। और बी कहाँ बना था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बना था, ठीक है। अब फिर उसके बाद सी को किसने बनाया, इस बारे में जानिए। तो सी को 1972 में अमेरिका की बेल लैबोरेटरीज़ में, ग्राहम बेल ने अपना टेलीफोन बनाया था। तो अमेरिका के एटी एंड बेल लैबोरेटरीज़, जो कि इसमें नहीं लिखा है, उसमें 1972 में डेनिस रिची नाम के वैज्ञानिक ने बी को, मतलब बी के अंदर कुछ कमियां थी उनको दूर करके, उसको इम्प्रूव करके, संशोधित करके सी बनाम दिया। यानी कि सी का जो ऑफिशियल डेवलपमेंट हुआ, यानी सी को जिसने बनाया, तो किसने बनाया? डेनिस रिची ने बनाया, ठीक है। अब बाद में जैसे बी को हमने कन्वर्ट किया था सी में, सी बनाया था, उसी प्रकार से सी में भी कुछ बदलाव, ज़रूरी सुधार हुए, जो कि ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसमें कुछ नए फीचर्स, मतलब कुछ नए अलग इसमें इसकी क्वालिटीज़ को इन्हांस करके इसे NCC नाम दिया, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरीफाइड सी, ठीक है। तो क्या हुआ? अच्छा, ये जो हमने सी प्रोग्रामिंग भाषा बनाई, क्यों बनाई? इसके पहले तो BCPL भी था, उससे पहले भी फोर्ट्रॉन, पास्कल, कई सारे लैंग्वेज थे। हमने सी को क्यों बनाया? असेंबली लैंग्वेज भी थी, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखना था उसमें न्यूमेरिक कोड होते थे, उनको लिखना एक जनरल प्रोग्रामर के लिए थोड़ा टफ होता था, ठीक है। तो सी भाषा को ऐसे सिस्टम एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, यानी कि अब सी को हमने बनाया क्यों, ये समझिए। तो सी भाषा को ऐसे सिस्टम एप्लीकेशन, यानी कि ऐसे सिस्टम प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए डेवलप किया गया था। समझ रहे हैं क्यों बनाया गया था सी को? तो ऐसे सिस्टम एप्लीकेशन को बनाने के लिए डेवलप किया गया था जो डायरेक्टली हार्डवेयर डिवाइस, जैसे हार्डवेयर डिवाइस से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। तो जो ये प्रोग्राम थे वो कौन कौन से हैं? जैसे आपका कर्नल हुआ, ड्राइवर हुआ। जब भी आप देखते होगे कि अगर आपका सी लैपटॉप नया है या फिर कोई भी डिवाइस में, उसमें ड्राइवर पड़ते हैं। ड्राइवर क्या होते हैं? ड्राइवर कुछ नहीं होता, एक एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर होता है जो कि उस डिवाइस को स्मूथली चलाता है, जिसकी सहायता से हम, डिवाइस की सहायता से आसानी से हम अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम, अब सी को हमने क्यों बनाया था? सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। सिस्टम एप्लीकेशन मतलब, अभी देखिए, जो अब जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में या फिर किसी अन्य भाषा में, उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर को समझ में आ सके। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0-1 की, बाइनरी की। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सी को बनाया था ताकि हम ऐसे प्रोग्राम बनाए जिसको हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें हार्डवेयर के द्वारा, ठीक है। अब इस भाषा
को अन्य प्रोग्रामिंग भाषा की बेस भाषा या आधारभूत भाषा होने की वजह से इसे मदर लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या है कि और भी जितनी प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं, जैसे कि C++ हुआ, C# हुआ, जावा हुआ, और भी अन्य जो भी पर्ल हुआ, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उन सब का जो बेस है, मतलब आधार जिस पे वो बनी है, वो कौन सी है? सी के ऊपर ही उनका निर्माण किया गया है। इसीलिए हम सी को मदर लैंग्वेज भी कहते हैं अन्य प्रोग्रामिंग भाषा की। ठीक है, अब हम देखते हैं सी का फीचर, कि सी के फीचर्स क्या क्या हैं। इसको हमने एक जनरल डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। इसे आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो सी लैंग्वेज है उसकी कितनी सारी विशेषताएं हैं। तो पहला, पोर्टेबल। अच्छा, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रखना। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में क्या होगा कि अगर कोई चीज़ पोर्टेबल है, इसका मतलब है कि वो मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो एग्जीक्यूट होने के लिए मशीन पर निर्भर नहीं करता है। मतलब क्या है कि अगर आप चाहो, आपने कोई सी का प्रोग्राम बनाया तो उसे आप अपने लैपटॉप पे भी रन करा सकते हो, उसे आप चाहो तो कंप्यूटर लैब के डेस्कटॉप पे भी रन करा सकते हो, उसे आप चाहो तो किसी अन्य मशीन पर रन करा लो। तो इसलिए क्या हुआ कि जो सी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम थे वो क्या थे? पोर्टेबल थे, यानी कि वो केवल एक मशीन पर ही नहीं वर्क करते, वो मशीन इंडिपेंडेंट थे, यानी मशीन से उनका कोई लेना देना नहीं था। फिर बात करते हैं मिड लेवल की। अच्छा, ये मिड लेवल क्या है? मैंने आपको बताया होगा ट्रांसलेटर सब के बारे में, मैंने बताया था कन्वर्टर के बारे में। तो क्या मैंने बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्टर, ट्रांसलेटर इत्यादि का यूज़ करते हैं। तो सी कैसी भाषा है? मिड लेवल लैंग्वेज है। मिड लेवल लैंग्वेज मतलब इससे हम लो लेवल लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी आवश्यकता के अनुसार। और अब देखना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब से मतलब ये एग्जिस्ट में आई है, इसमें एक ही चीज़ जो है वो आपकी परमानेंट है, स्थायी है, मतलब जो टिकी हुई है, वो है चेंज। आपकी इंडस्ट्री में हर 6 महीने, साल भर में कुछ नया बदलाव आता है। लेकिन ऐसे बदलाव भरे माहौल में भी सी, जो कि 1970 में बनी थी और आज भी हम इसे पढ़ रहे हैं और इसका व्यापक रूप से यूज़ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सी के लिए। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं, ड्राइवर जिन्हें हम कहते हैं, ड्राइवर या फिर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सी की मदद से डेवलप किए जाते हैं। सी में लिखे गए प्रोग्राम काफ़ी तीव्रता के साथ एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे समय की बचत होती है। फिर क्या, इसका एक फीचर है स्ट्रक्चर्ड। जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि पूरा एक का एक फंक्शन, जिसमें 1 बाई 1 सभी आपके प्रोग्राम के पार्ट जो होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड ये भी है कि सी में क्या होता है कि जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं उसको हम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं और 1 बाई 1 हर फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। इससे होता क्या है कि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। रीयूजेबिलिटी बढ़ने का मतलब कि हम कोड को दोबारा से रीयूज़ करते हैं। ऐसे एक ही काम को करना है, उसको करने के लिए हम बार बार कोड लिखें, इससे बेहतर है कि हमने एक फ़ंक्शन बना दिया और जब भी हमें वही काम, एग्जैक्ट काम कराना है, तो हम उस फंक्शन को कॉल कर दें। ठीक है, जैसे कि आपको डेली तो बताना पड़ता नहीं है। एक बार आप जब नए नए कॉलेज में आते हो तो आपको ब्रीफ कर दिया जाता है कि आपकी क्लासेस सुबह 10 से 3 तक चलेंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन फिर से आपको लाइन में खड़ा करते हैं और बताते हैं कल भी आपको 10 बजे आना है। ऐसा नहीं, एक ही बार काम कराने के लिए हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। फिर क्या है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि भविष्य में इसमें आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं, यानी इट कैन ईजिली अडॉप्ट न्यू फीचर्स। इसमें आप नए फीचर्स को आसानी से ऐड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला फीचर है इसका रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है? जब एक ही काम को बार बार, जैसे फैक्टोरियल लिखने के लिए आप समझो कि काम को बार बार करने के लिए और सेल्फ कॉल करना है। ठीक है, एक फंक्शन खुद को जब कॉल करता है, एक ही फंक्शन जब खुद को बार बार कॉल करता है, उसे हम कहते हैं रिकर्शन। फिर आपका केस सेंसिटिव। सी जो है वो केस सेंसिटिव है। अच्छा, केस सेंसिटिव है इसका मतलब क्या है? सी जो है केस सेंसिटिव है, इसका मतलब है कि अगर सी भाषा में आपने कुछ कैपिटल सी लिखा और स्मॉल सी लिखा, तो दोनों जो हैं वो बराबर
नहीं है। कैपिटल सी और स्मॉल सी इज़ नॉट इक्वल। यही होता है केस सेंसिटिव। यानी केस सेंसिटिव में अगर आपने कुछ लिखा है INT और आपने लिखा है INT, तो दोनों ही अलग अलग वेरिएबल हैं, ना कि एक ही। ठीक है, ये हुआ आपका केस सेंसिटिव। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर भी एक प्रकार के वेरिएबल होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को होल्ड करते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। फास्टर, मैंने आपको बताया कि सी के प्रोग्राम जो होते हैं वो तेज़ी से एग्जीक्यूट होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या है कि अब जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में ही होगा। तो जब आप उसकी जब ज़रूरत नहीं होगी तो उस वेरिएबल को स्टोर करने का कोई फ़ायदा है नहीं। वो अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से मेमोरी के स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो हम चाहें तो उसे फ्री फंक्शन, ये देखो ये, इस फ्री फंक्शन की सहायता से अगर चाहो तो जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको आप फ्री करा सकते हो। इसे हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी